स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कुकू केमिस्ट्री पर। तो मैं कुमकुम जैन आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ फिर से एक बार रिवीजन। 2 मिनट का पहले हम रिवीजन करेंगे अपने चैप्टर 4 का, फिर हम आगे बढ़ेंगे ताकि अपना कोई गुंजाइश नहीं रहे कि हम भूल चुके हैं कोई चीज़। हम रिवीजन करते हुए अपने चैप्टर की स्टडी को आगे स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले कोटि का मात्रा क्या है अपना शून्य कोटि का, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। अगर प्रथम कोटि का आएगा तो क्या होगा, सेकंड इनवर्स। और द्वितीय कोटि क्या करना है, शून्य कोटि में जो घाते हैं अगर यहाँ प्लस की घात है तो माइनस की कर देना, या माइनस के तो किसी कर देना, लीटर में प्लस की कर देना। अवकलित वेग समीकरण क्या है, जल्दी से रिवाइज कर लो, dx बटा dt। समाकलित वेग समीकरण क्या है, x बटा t। अर्धायुकाल क्या है, a बटा 2k। अब प्रथम कोटि में हमें क्या करना है, एज इट इज रहेगा, लेकिन क्या आगे क्या लग जाएगा, a माइनस एक्स। देखिए यही लगा होगा, इसकी घात क्या हो गई, एक। इसके बाद अपना प्रथम कोटि का क्या है, समाकलित वेग समीकरण। इसको भी रिवाइज कर लीजिए, ये तो अच्छे से याद हो गया होगा क्योंकि हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल इसके किए थे। 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, जहाँ पर ए क्या है, रिएक्टेंट की आरंभिक सांद्रता, क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता। ए माइनस एक्स क्या है, यहाँ पर रिएक्टेंट की मतलब क्रियाकारक की बची हुई सांद्रता। अब इसके बाद अपना क्या है, इसका अर्ध आयुकाल। अर्धायुकाल देख लीजिए, यहाँ से कितना है 0.693 अपॉन के। आप देख सकते हैं प्रथम कोटि के अर्धायुकाल में ए नहीं है, इसका मतलब प्रथम कोटि का अर्धायुकाल आरंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। आगे देखेंगे हम दोनों अर्धायुकाल की ग्राफ। शून्य कोटि के अर्धायुकाल का ग्राफ आता है तो कैसा आ जाएगा, सीधा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, मतलब ये समानुपाती है। अगर ये बढ़ता जाता है, ये बढ़ता जाता है तो टी हाफ भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अगर ये 50 ग्राम है तो टी हाफ उसके हिसाब से होगा। अगर ये 100 ग्राम है तो ज़्यादा होगा, 150 है तो और ज़्यादा होगा, 2000 ग्राम है तो और ज़्यादा होगा। इस प्रकार से हम देखें प्रथम कोटि का कुछ भी अपनी क्रियाकारक की सांद्रता हो जाए, अर्धायुकाल क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। फिर से कहती हूँ, कोटि अनुसंख्यता में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटि कैसी होती है अपनी, कोटि अपनी प्रायोगिक होती है, अनुसंख्यता सैद्धांतिक होती है। कोटि शून्य हो सकती है, अनुसंख्यता शून्य नहीं होती है। और जो अपन ने 1-2 चीजें और पढ़ रखी हैं वो भी मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। छद्म कोटि की अभिक्रिया अगर आ जाती है पेपर में तो अपना क्या आएगा उत्तर, एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन। एथिल एसीटेट बच्चों, ये तो हो गया एथिल C2H5 और ये हो गया अपना एसीटेट CH3CO। इसका क्या करना है, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करोगे तो क्या आएगा, CH3COH प्लस C2H5OH। जल्दी से याद कर लीजिए, अगर ऐसा आ जाए तो अनुसंख्यता कितनी है, 2, लेकिन कोटि कितनी है, 1। n बराबर तो 1 है लेकिन अनुसंख्यता कितनी है, 2, इसीलिए क्या कहलाती है, छद्म कोटि की अभिक्रिया। नाभिक विखंडन भी कैसी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। जो आइसोप्रोपेन का ऊष्मीय अपघटन, अमोनियम नाइट्राइड का अपघटन, ये सभी अभिक्रिया किसकी है, प्रथम कोटि की हैं। जबकि अगर H2O की जगह NaOH लिखा आ जाए बच्चों तो याद कर लीजिएगा, फिर ये अभिक्रिया किसकी हो जाएगी, द्वितीय कोटि की हो जाएगी। शून्य कोटि की अगर कहें तो टंगस्टन की उपस्थिति में, मोलिब्डेनम की उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अगर ये सब उपस्थिति आ जाती है तो किसकी अभिक्रिया रहेगी, अपनी शून्य कोटि की। चलिए अब आगे के पार्ट की बात करते हैं अपन। हमने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था सॉल्व करने के लिए, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। बच्चों अगर आपको याद हो तो आपको ये न्यूमेरिकल दिया गया था जिसके अंदर आपसे पूछा गया था ए तथा बी के अभिक्रिया, ए के प्रति प्रथम कोटि, बी के प्रति शून्य कोटि है तो निम्न तालिका में रिक्त स्थान भरिए। मैं आज आपको सॉल्व भी करा देती हूँ, जिनका हो गया वेरी गुड, जिनका नहीं हुआ वो एक बार यहाँ से इसको देख ले। मैंने यहीं पर आपका वीडियो छोड़ा था, अब आगे इसी से कंटिन्यू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अपने वो क्या क्या चीज़ निकालनी है वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमें एक तो चीज़ क्या निकालनी है यहाँ पर कि दूसरे प्रयोग में ए की सांद्रता कितनी रह गई होगी, चौथे प्रयोग में ए की सांद्रता कितनी रह गई होगी, और प्रारंभिक वेग मतलब यहाँ पर वेग जो है वो तीसरी अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग नहीं दिया हुआ है। ये सब चीजें हमें निकालनी है। देखिए कैसे करेंगे हम इसे। देखिए बच्चों हमें दिया क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। ए तथा बी के मध्य अभिक्रिया दी हुई है ना, इसका मतलब हमारे पास अभिक्रिया क्या है, ए प्लस बी। ठीक है, इससे क्या बना हुआ है, चलो हम यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ, हमने यहाँ पर क्या मान लिया, प्रोडक्ट मान लिया। ठीक है, इसका अभिक्रिया वेग लिखेंगे समीकरण, तो R बराबर के ये तो लिखते आए हैं, 2 क्रियाकारक है, एक A दिया है और एक क्या दिया है, B दिया है। A के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि कितनी दी है, 1। B के प्रति शून्य कोटि की है तो ये क्या लिख दिया, 0। ठीक है, अब आगे हमारा क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, प्रथम एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे तो हमारे पास ए की सांद्रता है, बी की सांद्रता है और क्या दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है। इसका मतलब अगर प्रथम एक्सपेरिमेंट हम देखें, फर्स्ट प्रयोग देखें तो हमारे पास क्या क्या चीज है, हमारे पास ए भी है, बी भी है, आर भी है, लेकिन क्या नहीं है, के पूरी अभिक्रिया के लिए क्या होता है, निश्चित होता है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसके अंदर हम अपना के निकाल लेंगे। देखें यहाँ से फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट वाला प्रयोग के लिए देखें हम यहाँ पे
आर कितना दिया हुआ है 2.0 गुणा 10 की घात -2 बराबर के ए की सांता कितनी दी हुई है बच्चों 0.1। ये 0.1 लिखा हुआ है बच्चों, है ना, ये 0.1 लिखा हुआ है यहाँ से, ये 0.1 इसकी घात 1, बी कितना दिया हुआ वही 0.1 इसकी घात 0, यही लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2.0 गुणा 10 की घात -2 बराबर के गुणा 0.1 की घात 1 है तो 0.1, और जब किसी की घात 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, अर्थात इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, के बराबर कितना निकल गया 2.0 गुणा 10 की घात -2 बटा 0.1। बच्चों यही लिखा जाएगा इसके बाद। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लें, मैं घातें भी सॉल्व करना आपको बता देती हूँ कैसे निकलेंगी अपनी घातें। ये देख लीजिए यहाँ से के बराबर 2.0 गुणा 10 की घात -2। क्या इस 0.1 को हम 1 गुणा 10 की घात -1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 की घात -1 को क्या ले जाइए, ऊपर ले जाइए। 10 की घात -1 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात 1 क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगी, प्लस की आ जाएगी। 10 की घात -1 को ऊपर ले जाओगे प्लस की, और प्लस की आ जाएगी तो -2 में से 1 गया तो कितना बचा -1। इसका मतलब के का मान जो आ गया वो कितना आ गया बच्चों 2.0 गुणा 10 की घात -1 आ गया। यहाँ पर के की वैल्यू आ गई। अब जब के की वैल्यू हमें मिल चुकी है तो बच्चों अब आगे क्या करना है हम यहाँ से देखेंगे। क्वेश्चन में देखते जाइएगा, क्वेश्चन अपने पास क्या कह रहा है। क्वेश्चन में सेकंड एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि हमें ए की सांद्रता निकालनी है, बी की सांद्रता दी हुई है और प्रारंभिक वेग दिया हुआ है। फिर से यहाँ पर अभिक्रिया वेग समीकरण को देखिए, क्या क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है जी, बिल्कुल। आर की वैल्यू कितनी दी गई है सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए, देखिए यहाँ से मैं करती चाहती हूँ इसको। एक बार इसको नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए की हमें नहीं दी हुई है, बी की कितनी दी हुई है 0.2, और वेग कितना दिया हुआ है 4 गुणा 10 की घात -2। देखो ये जो दिया हुआ है ना हमें, वो हमने क्या करा यहाँ पे नोट कर लिया अपना। ए की सांद्रता दी हुई नहीं है, ये हमें निकालनी है। आर हमारे पास दिया हुआ है, बी इतना है, और के अभी अभी निकाला है। के क्या निकाला है बच्चों 2.0 गुणा 10 की घात -1। तो जो हमारे पास रेट इक्वेशन है, ये हमारे पास इक्वेशन है पहले से ही बच्चों, ये इक्वेशन है। सारी चीजें रख दीजिए। आर की वैल्यू कितनी है 4 गुणा 10 की घात -2, के की वैल्यू कितनी है 2.0 गुणा 10 की घात -1, सॉरी यहाँ देख लीजिए। देखो सारी चीजें जैसे जैसे दी हुई है वो रखती जा रही हूँ। ए की वैल्यू पता नहीं, यही तो निकालना है, और बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.2। वैसे बी की वैल्यू रखो मत रखो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इसकी घात क्या है 0 है। जो भी यहाँ पर आएगा वो सब क्या हो जाने वाला है, उसकी पूरे की वैल्यू 1 हो जाने वाली है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो इसकी घात तो 1 ही रह जाएगी। इस 0.2 की घात 0 को सॉल्व करोगे, किसी की भी घात अगर 2 की घात 0 है तो 0 का मतलब क्या होती है वैल्यू 1 होती है। तो ये पूरा वैल्यू तो क्या हो गया 1, अर्थात गुणा 1 लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं है। और ये जो पूरा वैल्यू है वो इसके नीचे ले जाइए। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकती हूँ बच्चों, देखिएगा 4 गुणा 10 की घात -2 बटा 2.0 गुणा 10 की घात -1। देखिए ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए इसके आगे, देखिए इसके आगे क्या होगा बच्चों अपने पास, यहाँ से इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसका मतलब 10 की घात -1 फिर से ऊपर जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर अपने पास, यहाँ पर वैल्यू अपने पास आ जाएगी 2 गुणा 10 की घात -2। ये 10 की घात -1 ऊपर जाएगा, 10 की घात 1 क्या हो गया प्लस का। इसका मतलब वैल्यू कितनी आ गई 2 गुणा 10 की घात -1। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए का आंसर आ चुका है। इसका मतलब हमारे पास किसकी वैल्यू मिल चुकी है बच्चों, ये हमें मिल चुकी है सेकंड एक्सपेरिमेंट। देखिए हमें किसकी वैल्यू प्राप्त हो चुकी है बच्चों, इसकी वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब जो निकाला ना 2 गुणा 10 की घात -1 वो इसकी। अब आप नेक्स्ट वाले को खुद ही समझ गए होंगे कि यहाँ पर ए की वैल्यू दे रखी है, बी की दे रखी है, आर पूछा है। चलो मैं यहाँ से फिर से एक बार और आगे का लिख देती हूँ। थर्ड एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ से हम वही आर बराबर के ए की घात क्या है 1 और बी की घात क्या है 0 है। तो यहाँ से आर की वैल्यू तो हमें निकालनी है, आर की जगह आर रख दिया। के का मान निश्चित है ही हर एक के लिए, वो कितना है 10 की घात -1। ए की वैल्यू कितनी है 0.4, 4 की घात कितनी रख देंगे 1 रख देंगे, और इस 0.4 की घात क्या रख देंगे 0। मैं फिर से कह रही हूँ इस 0.4 घात 0 का अर्थ कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसकी घात कितनी है 0 है। ये पूरा वैल्यू 1 हो जाने वाला है। तो आर बराबर क्या हो गया बच्चों 2.0 गुणा 10 की घात -1 गुणा 0.4। इट मीन्स कितना हो गया अपना, यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए इसको, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 0.8 आ जाएगा। 0.8 इंटू 10⁻⁻1, या हम क्या कह सकते हैं 8 गुणा 10 की घात -2, ये वैल्यू आ जाएगी।
नेक्स्ट देख लीजिएगा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में हमें किसकी निकालनी है, ए की निकालनी है। अब आप ये इसको निकाल सकते हैं। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में ए का आंसर क्या आएगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तालिका में 3 स्थान भरने थे, 2 मैंने भर के बता दिए हैं, तीसरा आप स्वयं भरेंगे। आप चाहे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोबारा से एक बार और कि कैसे सॉल्व करना है और खुद से सॉल्व कीजिएगा। जो मैंने इसका पूरा हल क्वेश्चन आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखिए मैंने जो इसका हल निकाला है वो हल आपके सामने है। इसका सामने पहले आप के की वैल्यू निकालिए। के की वैल्यू निकलते के साथ ही जो जो हमसे पूछी जाती है, आर पूछा जाता है तो आर निकालिए, ए पूछा जाता है ए, बी पूछा जाता है तो बी। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन देखिएगा आप अपना। प्लैटिनम की सतह पर अमोनिया के अपघटन से H2N2 गैसें प्राप्त होती हैं। बच्चों अगर मान लीजिए मैं आपको यहीं तक ही क्वेश्चन देती हूँ और आपसे पूछ लेती कि प्लैटिनम की सतह पर अमोनिया के अपघटन से H2N2 गैस प्राप्त होती है, बताएं अभिक्रिया कौन सी कोटि की है। तो मैंने आपसे बताया था प्लैटिनम की सतह मतलब प्लैटिनम की उपस्थिति है, सीधे अभिक्रिया किसकी है, शून्य कोटि की है। चलो ये भी नहीं पता होता आपने को, आगे लिखा होता, ये नहीं लिखा होता शून्य कोटि। इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 2.5 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। देखो एक और क्लू दे देता है ये अपने को। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मात्रक दिया हुआ हो तो आपसे सीधे कोटि पूछे कि ये जो क्वेश्चन है उसमें सीधे आपसे ये मात्रक भी साथ में दिया हो तो आप इससे भी पहचान सकते हैं अभिक्रिया की कोटि क्या है। वास्तव में मेरा क्वेश्चन यहाँ कोटि बताना नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज मतलब वो रियलाइज करा रही हूँ कि अपन पहले चीज पढ़ चुके हैं तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं। तो आप मात्रक की सहायता से पहचान भी सकते हैं कि कोटि कौन सी अभिक्रिया की। कई बार सीधे प्रश्न आ जाता है बच्चों। तो यहाँ पर N2 व H2 बनने का वेग बताइए। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसकी बात करते हैं। देखिए आंसर आप कैसे निकालेंगे इसका, यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है NH3 का अपघटन। ये प्लैटिनम की सतह पर N2 और ये 3H2 और ये 2NH3 बैलेंस इक्वेशन लिखिएगा जिसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। देखिए क्योंकि जब हम वेग लिखते हैं तो हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसा लिखूं तो R बराबर K, तो N2 की घात 0 H2 की घात 0 यही लिखूंगी। इसका मतलब सीधा R बराबर क्या निकल के आएगा, K। इसका मतलब जो वेग होगा वही वेग स्थिरांक होगा, या फिर वेग स्थिरांक होगा वही क्या होगा, वेग। समीकरण आपको दिया क्या गया है, मैंने पहले भी इस तरह का एक न्यूमेरिकल सॉल्व बच्चों कराया हुआ है। देखिए बच्चों दिया क्या हुआ है आपको दिया गया है इसमें अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। इसका मतलब प्रोडक्ट का जो अपने पास विघटन है यहाँ से वो दिया गया है। बच्चों यहाँ पर जो अपन यहाँ पर R लिखेंगे, R देखिए क्या लिख सकते हैं, -dNH3/dt। चूंकि माइनस लिखा है इसका मतलब क्रियाकारक के सापेक्ष लिखा है, माइनस तो निश्चित है, और NH3 क्या है, क्रियाकारक है, तो R बराबर यही होगा। और बराबर क्या लिखा हुआ है, K। तो और K के वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, 2.5 × 10⁻⁴। इसका मतलब इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको। ये चीज क्या है, आपको दी गई है, क्योंकि यहाँ देखो वेग स्थिरांक क्या है, K है, तो K की वैल्यू ये है। और R बराबर क्या है, ये है। और R क्या होता है, अभिक्रिया का वेग होता है। वेग क्या होता है, सांद्रता बटा समय होता है। सांद्रता बटा समय किसके सापेक्ष है, क्रियाकारक के सापेक्ष है। और क्रियाकारक क्या है, NH3 है, तो ये दे दिया। और आपसे पूछा क्या है बच्चों, आपसे पूछा है dN2/dt, मतलब N2 और H2 के बनने का वेग, प्रोडक्ट के बनने का वेग, ये पूछा है आपसे। और पूछा है आपसे ये दो चीज आपसे पूछी गई है बच्चों, है ना। तो अब आप इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको चाहिएगा सापेक्षिक संबंध, जो मैंने आपको पहले भी सिखाया था, जो आप इस चीज से निकाल के लिखते हो सापेक्ष संबंध को, जो इसके आगे अंक लिखे हुए हैं, स्टाइकियोमेट्री बोलते हैं इसे। बच्चों देखिए यही लिखेंगे। अगर आगे कितने लिखा हुआ है, 2 का क्या हो गया, 1/2, आगे 1 है तो dN2/dt, और ये 3 है तो 1/3। अगर औसत वेग लिखती तो मैं d की जगह डेल्टा लिख देती, तात्क्षणिक लिखती हूँ तो इसलिए क्या लिख सकती हूँ, t लिख सकती हूँ। आप डेल्टा भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो H2 के बनने की दर कैसे निकालेंगे, तो H2 के बनने की दर हमें निकालनी है। इसका मतलब मैं इसको निकालने की कह रही हूँ, मतलब इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और पता क्या है इनमें से, N2 पता है, NH3 पता है, हमें NH3 पता है। तो इन दोनों इक्वेशन को उठा लीजिए यहाँ से, -1/2 dNH3/dt बराबर +1/3 dH2/dt। तो बच्चों यहाँ से आप देखिएगा अपने पास NH3/dt का है पता, 2.5 × 10⁻⁴। तो रख दीजिए, माइनस की जगह माइनस, 1/2 की जगह 1/2, 2.5 × 10⁻⁴ बराबर +1/3 dH2/dt। इस माइनस से कंफ्यूज मत होइएगा, माइनस
सांद्रता की कमी को बताता है, प्लस सांद्रता की वृद्धि को बताता है, माइनस अभिकारक के आगे लगता है, प्लस उत्पाद के आगे लगता है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या था बच्चों, मैंने आपको बता रखा है, हमें सिर्फ ये वाली चीज निकालनी है। जब ये निकालनी तो बाकी सबको क्या कर दो, इधर कर दो। और इसको इधर लाने का तरीका क्या है, 3 का क्या हो जाएगा, इससे वज्र गुणा, या इसको कह दे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 को इससे गुणा कर दो, -1/2 गुणा 3 गुणा 2.5 गुणा 10 की घात -4 बराबर dH2/dt। कितना हो गया ये अपना, ये आप इसको सीधा भी लिख सकते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों अपना, यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना हो गया अपना, ये 3/2 गुणा 2.5 गुणा 10 की घात -4 बराबर dH2/dt आ गया अपने पास। आगे क्या होगा, इसका भाग लगा दीजिएगा इसका इसमें, तो आप कर ही सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से अपना वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3.75 गुणा 10 की घात -4। ये आ गया H2 के बनने की दर। अब किसकी बतानी है, N2 के बनने की दर। बच्चों ये वाली वैल्यू आ चुकी है अपनी। अब आपकी मर्जी है कि आप इन दोनों को लेते हैं या इन दोनों को लेते हैं, आपकी मर्जी है, आप किसी को भी ले सकते हो कि हमारे पास इसकी भी वैल्यू है और इसकी भी वैल्यू है। चलो हम इन दोनों को ले लेते हैं, चाहे तो NH3 को ले लीजिए। चलो NH3 को ले लेते हैं हम यहाँ से, -1/2 dNH3/dt बराबर dN2/dt लिख दिया हमने। माइनस जगह माइनस लगी, 1/2 की जगह 1/2 लिखिए। NH3/dt की वैल्यू कितनी थी, 2.5 गुणा 10 की घात -4। ये हो गया dN2/dt। बस यही अपना आंसर है। यहाँ से चाहे तो आप इसको काट दीजिए, चाहे आप ऐसा ही लिख दीजिए इसको, 2.5/2 गुणा 10 की घात -4। इसको आप यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हैं। बस इसको यहाँ से आप इसको सॉल्व कर दीजिए, जो भी आप इसको सॉल्व करेंगे वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सीधे क्वेश्चन क्या क्या और बनते हैं, सीधा क्वेश्चन देखिए यहाँ से और बताते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन लिख दे कि मान लीजिए कोई अभिक्रिया जिसका k मतलब वेग स्थान 5.5 × 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स है, तो यह बताइए कि यह अभिक्रिया कौन सी कोटि की है। तो आप इसे मात्रक से पहचान सकते हो कौन सी कोटि की है, प्रथम कोटि की है। चलो इसके आगे क्वेश्चन बनाते हैं कि कोई अभिक्रिया जिसका वेग स्थिरांक के बराबर इतना है, तो यहाँ इसके अर्ध आयु काल की गणना कीजिए। अर्ध आयु काल बताइए, ये आपसे कह दिया और आपको कह दिया, ये क्वेश्चन कह दिया कि किसी अभिक्रिया के लिए के इतना है, अर्ध आयु काल बताइए। आपको नहीं कहा ये प्रथम कोटि है, द्वितीय कोटि है, शून्य कोटि है, आपको उसने नहीं बताया। तो हमारे पास एक ही आंसर बचता है कि हम यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाएं। एक तो ये सूत्र होता है, ये तो शून्य कोटि का है, और ये सूत्र किसका है अपना बच्चों, ये सूत्र अपना प्रथम कोटि का है। क्योंकि यहाँ से आप ये भी देख सकते हो प्रारंभिक अपने सांता तो दी भी नहीं है, और दूसरा इसमें मात्रा क्या है, सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स मात्रक से आप सीधा पहचान लिया ये कोटि कौन सी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसलिए कौन सा क्वेश्चन सूत्र लगेगा, T12 बराबर 0.693/k। तो सीधा निकाल दोगे T12 बराबर 0.693/5.5 × 10⁻⁴। इस तरह से बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। या क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, R बराबर K H2 की पावर 0 तथा ये लिख दिया हमने, मान लीजिए यहाँ पर Cl2 की पावर यहाँ से भी 0 कह दिया। बताइए अभिक्रिया कोटि क्या है, 0 + 0 कितना आया, 0 आ गया, तो यहाँ 0 हो जाएगी। यहाँ आपसे कह दिया A की पावर हाफ है और B की पावर क्या है, हाफ है। अगर इस प्रकार की अभिक्रिया दी हुई है तो बताइए इस अभिक्रिया वेग समीकरण के अनुसार अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो बच्चों क्या करेंगे आप, हाफ प्लस हाफ बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हाफ प्लस हाफ बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, अर्थात अभिक्रिया कोटि क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, या आपसे ऐसा कह दें कि कोई अभिक्रिया जिसकी कोटि क्या है, हाफ है, कोटि कितनी है, हाफ है, बताएं इसका k का मात्रक क्या होगा। कोटि क्या है, हाफ है, आपसे पूछ ले मात्रक क्या होगा। तो बच्चों एक सूत्र आपको करा रखा है, मोल लीटर इनवर्स की घात 1 - n। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख दिया, रफली लिख दिया, क्वेश्चन समझिएगा। यदि कोटि अभिक्रिया की कितनी है, हाफ है, तो बताइए k का मात्रक क्या होगा। अब तक मैंने किसका मात्रक रटाया आपको, 0, 1, 2 मतलब शून्य कोटि का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, प्रथम कोटि का मात्रक सेकंड इनवर्स, और इसका मोल की घात 1, लीटर की घात मोल की घात -1, लीटर की घात +1 और सेकंड की घात -1। ठीक है, लेकिन आपसे कह दे कोटि आधी है, अब बताओ मात्रक क्या होगा।
तो आपको बच्चों ये वाला सूत्र मैंने क्या कराया हुआ है। एन की जगह क्या रख दोगे बच्चों, हाफ रख दोगे। तो मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस हाफ, सेकेंड इनवर्स कहीं नहीं जाएगा, सेकेंड इनवर्स ही रहेगा। अब आप इसको सॉल्व करके देखिए, मोल लीटर इनवर्स, एक में से आधा गया, क्या बचेगा, आधा बचेगा। इसको सॉल्व करिए अब आप, तो मोल की घात क्या आ जाएगी बच्चों, आधी आ जाएगी। लीटर माइनस 1 गुना आधा करोगे, क्या आएगा, माइनस आधा आ जाएगा। भाई आधा ही तो आएगा ना, और सेकंड इनवर्स जगह सेकंड इनवर्स आ जाएगा। तो आपको एज इट इज कुछ भी दे दे, ऐसा कह दे कि कोटि बराबर कितनी है, 3/2 है, बताओ कोटि का मात्रक क्या होगा। तो यहाँ से के का मात्रक क्या होगा, तो एन की जो वैल्यू दी होगी ना यहाँ से, तो जिस एन जो है इसकी जगह वो मान रख देना, आपका के का मात्रक आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो अपने प्रथम कोटि के मात्रक क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए आगे के सवाल की तरफ चलते हैं, आगे के टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, अपना नेक्स्ट टॉपिक है संघट्ट सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी। संघट्ट का अर्थ क्या होता है, संघट्ट का मतलब होता है टक्कर, मतलब टक्कर होना, टकराना, ठीक है। टक्करों का सिद्धांत भी इसको हम कहते हैं। ये सिद्धांत दिया किसने था बच्चों, इट वॉज प्रपोज्ड बाय लुईस एंड ट्राउट। यह सिद्धांत लुईस व ट्राउट द्वारा दिया गया। लुईस और ट्राउट ने सिद्धांत को दिया था। उसके अनुसार उसने क्या बताया कि कोई भी अपना रिएक्टेंट है, मतलब अभिकारक जो है वो किसके रूप में होता है, ठोस गोलों के रूप में होता है, ठीक है। अब जब ये गोले जो होते हैं अभिकारक अणुओं के, जब आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं, तो एक नए प्रोडक्ट का निर्माण होता है। मतलब उसने सीधे बस ये कह दिया कि जब अभिकारक अणु आपस में टकराएंगे तो किसका निर्माण होगा, उत्पाद का निर्माण होगा। सिंपल सी बात कह दी, टक्कर होगी तो प्रोडक्ट का निर्माण होगा, उत्पाद का निर्माण होगा। लेकिन अब ये एक बार टकराए, 2 बार टकराए, 3 बार टकराए, कितनी बार टकराए कि प्रोडक्ट का निर्माण हो जाए। तो ये कह रहा है कि मान लीजिए किसी पात्र में कितने अणु हैं, 100 अणु हैं, तो कह रहा है कि जितनी ज्यादा टक्करें होंगी इनके मध्य में उतनी ही ज्यादा अभिक्रिया का वेग होगा। अर्थात टक्करों की संख्या पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। टक्करों की संख्या पर वेग निर्भर करता है कि टक्कर जितनी ज्यादा होंगी अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा। दूसरी चीज, अब इसका मतलब शब्द क्या आ गया, टक्करों की संख्या। टक्करों की संख्या मतलब टक्कर आवृत्ति। भाई संख्या मतलब क्या होता है, आवृत्ति तो होता है। या इसको एक नया शब्द दे दिया, संघट्ट आवृत्ति। क्या दे दिया नया शब्द, संघट्ट आवृत्ति। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। अब वो कहता है कि प्रति सेकंड मतलब हर सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या। जैसे मान लीजिए ये आयतन हमने ले लिया, ये आयतन कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक है, ठीक है। तो इकाई आयतन हो गया। आयतन कैसा ले लिया हमने, इकाई आयतन, ठीक है। टाइम कितना ले लिया, 1 सेकंड ले लिया, मतलब टाइम भी कितना ले लिया, इकाई समय ले लिया। या हमने क्या कह दिया, इकाई सेकंड, या हमने कह दिया प्रति सेकंड। तो इस आयतन में जितनी ज्यादा टक्करें होंगी, जितनी ज्यादा क्या होंगी, टक्करें होंगी, वही क्या कहलाएगी, टक्कर आवृत्ति। अगर इस 1 सेकंड में इकाई आयतन में 10 टक्कर होती है तो टक्कर आवृत्ति कितनी हुई, 10। अगर 20 टक्कर होती तो आवृत्ति कितनी हुई, 20। 30 होती तो क्या हुई, 30। तो प्रति सेकंड इकाई आयतन में होने वाली टक्करों की संख्या को टक्कर आवृत्ति कहते हैं। दोबारा आप देख लीजिए, प्रति सेकंड इकाई आयतन में होने वाली टक्करों की संख्या को टक्कर आवृत्ति कहते हैं। पहली बार टकराएंगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट। जितनी ज्यादा टक्करें होंगी उस पे क्या होगा, वेग उतना ही ज्यादा होगा। टक्कर आवृत्ति प्रति सेकंड इकाई आयतन में होने वाली टक्करों की संख्या क्या कहलाएगी, टक्कर आवृत्ति। ये तो हमने पढ़ ली, टक्कर 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 की, भाई ऐसे होगा तो इस तरह से होगा। लेकिन अब कोई भी अभिक्रिया है, इसमें होने में 2 बैरियर आते हैं, 2 बैरियर आएंगे। बैरियर मतलब अवरोध, अवरोध मतलब जो अभिक्रिया को रोक सकते हैं। तो वो 2 कौन कौन से फैक्टर हैं, वो 2 कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया को रोकेंगे। तो पहला तो कारक है बच्चों ऊर्जा अवरोध। क्या है पहला अवरोध, ऊर्जा अवरोध, ठीक है। और दूसरा क्या है अपने पास, अभिविन्यास अवरोध। मतलब आपसे कह दे कि वे 2 अवरोध बताइए, वो 2 बैरियर बताइए जो अभिक्रिया को रोक सकते हैं।
पहला क्या है, ऊर्जा अवरोध, एनर्जी बैरियर, अभिविन्यास, ओरिएंटेशन बैरियर। इनका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ से एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, पेपर में आता है कि किसी अभिक्रिया के दो अवरोधों का नाम बताइए, सीधा उत्तर है ऊर्जा अवरोध और अभिविन्यास अवरोध। अब पहले इसको समझ लेते हैं, बात याद करेंगे। कोई भी टक्कर है, प्रभावी टक्कर होती है भाई, हर टक्कर से प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? जैसे मान लीजिए हमने दो चीज ली, ठीक, कोई भी दो चीज ली, ये दो चीजें आपस में क्या हुई, टकराई, तो क्या हर टक्कर से प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। कोई भी दो आप अणु ले लीजिए, अगर मान लीजिए दो अणु है अपने पास, इसने टकराए, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? जरूरी नहीं है। ये निर्भर करता है कि तेज गति से आ रहे हैं कि ये धीमी गति से आ रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, अगर कोई दो वाहन है जो धीमी गति से आपस में टकराते हैं तो क्या नुकसान होता है? इतना नहीं होता। लेकिन तेज गति से आपस में टकरा जाए तो क्या हो जाती है? तोड़ फोड़ हो जाती है, उसकी कोई भी सामान है टूट सकता है, हालांकि आदमी भी टूट सकता है, हो सकता है ना। तो जब तक क्रिया कारक टूटेगा नहीं, तब तक इसके बंध नहीं टूटेंगे, तब तक प्रोडक्ट नया नहीं बनेगा। इसका मतलब जब अभिक्रिया हो तो इनकी गति क्या होनी चाहिए? तेज होनी चाहिए। मतलब ये एक क्रिया कारक और ये क्रिया कारक जब आपस में टकराएं तो इसके पास बहुत सारी ऊर्जा होनी चाहिए, अर्थात पर्याप्त ऊर्जा की जो टक्करें होती हैं उनके टकराने से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। अगर ऊर्जा कम है, इन गोलों की, इन क्रियाकारकों की ऊर्जा कम है तो उन टक्करों से उत्पाद नहीं बनेगा, अर्थात पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए। ऊर्जा कम है तो फिर क्रियाकारक से उत्पाद नहीं बनेगा, और ऊर्जा ज्यादा है तो ही उत्पाद बनेगा। आगे क्या है अपना? अभिविन्यास अवरोध। देखो अभिविन्यास अवरोध को दो तरह से बताऊंगी मैं आपको, जो आपको इजी लगे वो देख लेना। मान लीजिए ये दो क्रियाकारक है ना, ये आपस में जब टकरा रहे हैं, एक तो इस दिशा से चला गया और एक इस दिशा से चला गया, पर्याप्त ऊर्जा है इनके पास, पूरी एनर्जी है, लेकिन एक तो ऐसे चला गया और एक ऐसे चला गया। क्या दिशा सही थी इनकी? नहीं। जब ये इनकी दिशा, मान लीजिए एक क्रियाकारक ये है और एक क्रियाकारक ये है, ये इस तरह से नहीं टकरा के, एक तो चला गया इस तरह से और एक चला गया अपना इस तरह से, इसका मतलब टकराएंगे तो सही लेकिन हल्का सा टकराएंगे इस तरह से, है ना। तो इसका मतलब जिस दिशा में, जिस अभिविन्यास में ये टकरा रहे हैं वहां पर भी ये निर्भर करता है। स्पीड तो पूरी है, जैसे दो वाहन है हमारे पास कि जो वो आराम से जा रहे हैं, ठीक है, पूरी स्पीड है, लेकिन इनकी दिशाएं अलग अलग हैं जाने की, तो क्या आपस में टक्कर होगी? नहीं होगी। लेकिन टक्कर कब होगी इनकी? लेकिन वहां तो टक्कर नहीं होनी चाहिए वाहनों की, तो टक्कर हमने यहाँ पर प्रोडक्ट बनाना है तो इनकी टक्करें होना जरूरी है। तो अगर इनकी दिशाएं अगर गलत हो गई टकराने की तो यहाँ से भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मतलब ऊर्जा भी पूरी होनी चाहिए और इनकी दिशा, इनका विन्यास भी पूरा होना चाहिए। चलिए इसको केमिस्ट्री की भाषा में समझते हैं और कैसे हो सकता है। बच्चों ये दो अणु हैं NO2 के, है ना, एक तो ये अणु है और एक ये अणु है। हम जानते हैं कि जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बनना चाहिए? बॉन्ड बनना चाहिए। इसका मतलब अगर ये इस तरह से पूरी ऊर्जा के साथ इस दिशा में टकराएं तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा और इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए इस दिशा में नहीं टकराए, ये नाइट्रोजन जो है वो यहाँ की बजाय ये तो चला गया ऐसे और ये चला गया इस तरह से, तो इस नाइट्रोजन की टक्कर इस नाइट्रोजन से नहीं होके किससे हो गई? ऑक्सीजन से हो गई। इसका मतलब अगर इनकी दिशाएं, इनका भी विन्यास सही नहीं है तो पूरी तरह से टक्करें नहीं हो पाएंगी। पूरी ऊर्जा होते हुए भी अगर इनकी दिशा निश्चित नहीं है, इनसे टकराने वाली जगह निश्चित नहीं है तो फिर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो दो बैरियर काम करते हैं बच्चों, कौन कौन से? एक ऊर्जा का और दूसरा अभिविन्यास का। अभिविन्यास को बोलते हैं ओरिएंटेशन, मतलब किस दिशा में, किस विन्यास में वो आपस में टकराने वाले हैं, ठीक है। आप देख लीजिए एक बार और देखिएगा बच्चों, यहाँ से मैं नोट्स बना रखे हैं आपके लिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। संगत सिद्धांत का एक बार हमने जो चीज पढ़ी है उसी को पढ़ लेते हैं। ये सिद्धांत लुईस और ट्राउट के द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक अणु ठोस गोलों के रूप में होते हैं। जब इन अणुओं के मध्य टक्करें होती हैं तो उत्पाद का निर्माण होता है। अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करा? टक्करों की संख्या पर। प्रति सेकंड प्रति इकाई आयतन में होने वाली टक्करों की संख्या को संगत आवृत्ति कहते हैं।
जिन टक्करों से क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित हो। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जिनसे क्रियाकारक उत्पाद में हो परिवर्तित उन्हें क्या कहते हैं, हम प्रभावी टक्कर कहते हैं। और इन दो अवरोधों की मैं बात कर रही थी, ऊर्जा अवरोध और अभिविन्यास अवरोध। आगे देखिए ऊर्जा अवरोध क्या पढ़ा था हमने। बच्चों ऊर्जा अवरोध देख लीजिए, प्रभावी टक्कर होने के लिए अणु के पास पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है 10 किलो जूल की ऊर्जा है, 20 किलो जूल है, और मान लीजिए 10 किलो जूल की बजाय 50 किलो जूल हो, 100 किलो जूल हो, 200 किलो जूल हो, मतलब पूरी एनर्जी हो। तो पूरी एनर्जी होगी तो इसका मतलब अच्छी टक्करें हो सकती हैं। तो इसके लिए टकराने वाले अणुओं द्वारा धारित न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा देहली ऊर्जा कहलाती है। मतलब मान लीजिए किसी अभिक्रिया में ऊर्जा कम से कम 50 किलो जूल तो चाहिए, इससे कम अगर ऊर्जा होती है 40, 20, 30 तो उत्पाद नहीं बनेगा। 50 से ज्यादा है 60, 70, 80, 90 तो उत्पाद बन जाएगा। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो टकराने के लिए आवश्यक हो वह क्या कहलाएगी, देहली ऊर्जा। अर्थात केवल वे अणु ही उत्पाद में बदलते हैं जिनके पास देहली ऊर्जा या उससे ज्यादा होती है। देहली मतलब न्यूनतम ऊर्जा, मतलब इससे कम पे तो संभव है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि हल्की बहुत हल्की फुल्की टक्कर हो गई तो फिर यह उत्पाद नहीं बनेगा। आगे देखिए अभिविन्यास अवरोध क्या है अपना, सही दिशा में, आगे वर्ड सही दिशा में टक्करों का होना आवश्यक है जिससे प्रभावी टक्कर के फलस्वरूप उत्पाद बन सके। ये मैंने आपको बताया था, सही विन्यास होगा तो ये आपस में टक्कर करके क्या कर लेंगे, ये बना लेंगे। बच्चों एक चीज और मैं आपको यही बता देती हूँ, अभिक्रिया की दर निम्न कारकों के समानुपाती होता है। इंपॉर्टेंट लगा रखा है, इट मीन्स क्वेश्चन सीधे पेपर में आ सकता है। पहला है संघट्ट आवृत्ति, जिसको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपके सामने। प्रति सेकंड प्रति इकाई आयतन में होने वाली टक्करों की संख्या। प्रभावी संघटों के अंश, अंश का मतलब है मान लीजिए 100 टक्करें हुई, 100 में से 80 टक्कर प्रभावी थी तो इसका मतलब प्रोडक्ट में वेग क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा वेग क्या होगा, ज्यादा। मान लीजिए टक्करें तो 100 हुई और प्रभावी टक्कर कितनी हुई, 10 ही हुई। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर टक्करें, प्रभावी टक्करें मान लीजिए, प्रभावी टक्कर मान लीजिए यहाँ से 10 है, एक बार प्रभावी टक्कर कितनी है, 20 है, एक बार प्रभावी टक्कर कितनी है, 50 है। कुल टक्कर मैं कितनी कह रही हूँ, 100, लेकिन 10, 20, 50 और मैंने कह दिया एक टक्कर कितनी है, 80। मैं कहती प्रभावी टक्कर 90 भी है 100 में से। तो यहाँ पे अंश आप निकालोगे तो 10/100, 20/100, 50/100, 80/100, 90/100। अब आप खुद ही देख लीजिए कि प्रभावी टक्करों का अंश कौन सा सबसे ज्यादा होगा, 10/100, 20/100, 50, 80 या 90। जाहिर सी बात है कौन सा सबसे ज्यादा अंश है, 90/100 वाला अंश सबसे ज्यादा है। इसका मतलब प्रभावी टक्करों का अंश जितना ज्यादा होगा, संघट्ट आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी, अभिक्रिया का दर उतनी ही ज्यादा होगी। इसी को क्या कर रखा अपन ने, इंपॉर्टेंट। आप सीधे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सीधे क्वेश्चन बनता है आपका। मुझे यहाँ से एक चीज और देख लीजिए, ताप बढ़ने पर वेग वृद्धि को निम्न कारक द्वारा समझाया जा सकता है। संघट्ट आवृत्ति बढ़ने से प्रभावी संघट्ट वृद्धि, संघट्ट आवृत्ति बढ़ने से मतलब अगर ताप बढ़ता है तो वेग में वृद्धि भी की जा सकती है। इसे हम दो कारकों से समझ सकते हैं कि अगर संघट्ट आवृत्ति बढ़ने लगे मतलब प्रति सेकंड एक इकाई आयतन में अगर टक्करों की संख्या बढ़ने लगे तो वृद्धि हो सकती है। वही टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर अगर बढ़ा दे तो टक्कर आवृत्ति बढ़ जाती है और प्रभावी टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है। मतलब एक तो टक्करें बढ़ जाती, मान लीजिए 100 टक्करें हो रही थी और हमने टेम्परेचर कितना कर दिया, 100 डिग्री बढ़ा दिया, 100 से टक्कर कितनी हो गई, 1000 टक्करें हो गई। तो निश्चित सी बात है अगर टेम्परेचर बढ़ाया है, उन 100 में से मान लीजिए 1000 टक्कर हो गई। पहले प्रभावी टक्कर कितनी थी, 100 में से 80 थी, अब 1000 टक्करें हो गई तो हो सकता है 1000 से 800 हो जाए। तो ताप बढ़ने से टक्करों की संख्या भी बढ़ती है और प्रभावी टक्करों की संख्या भी बढ़ती है। फिर से एक बार देख लीजिए, मान लीजिए ताप बढ़ने से पूर्व कितनी थी, हमने कहा कि 100 थी, ताप जैसे ही बढ़ाया तो टक्करों की संख्या 100 से कितनी हो गई, हमने चलो यहाँ 500 लिख दिया, ठीक है। ताप बढ़ाने से पूर्व प्रभावी संघट्ट कितनी थी, यहाँ 70 थी। अब आप खुद ही सोचिए, जब यहाँ ताप बढ़ाने से टक्करों की संख्या बढ़ी है तो प्रभावी संघट्ट भी उसी अनुपात में बढ़ जाएंगे। अगर यहाँ 70 थे तो हो सकता है यहाँ पर कितने हो जाए, 350 हो जाए। ये 100 पंजे 500 हुआ, 350 नहीं तो चलो हमने यहाँ पर 250 लिख दिए। तो इसका मतलब अगर संघट्ट आवृत्ति बढ़ेगी तो प्रभावी संघट्ट भी बढ़ेगा, इससे वेग भी बढ़ जाएगा। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं।